ओके, तो आपको किसी को भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि अब तक हमने सुना है केस टेकिंग केस टेकिंग केस टेकिंग, लेकिन आज के टाइटल में केस रिसीविंग क्यों लिखा हुआ है? विद्यार्थी वह है जिसे प्रश्न होने चाहिए, आपको प्रश्न क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। हमने जब तक पढ़ा है तब तक हम, हाँ बोलिए दिनेश भाई। ओके ओके, यस यस, इसीलिए हमने सबको कहा कि जितना बन सके उतना लाइव अटेंड करे। बहुत बढ़िया हुसैन साहब, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का ऑर्गेनन का चौथा व्याख्यान है और हमने इसका टाइटल दिया हुआ है केस रिसीविंग। और क्यों केस रिसीविंग दिया, तो डॉक्टर हुसैन साहब ने बताया कि हमें केस को रिसीव करना है। टेकिंग का मतलब क्या तो होता है लेना, ठीक है। हमें उस जबरदस्ती मरीज के पास से, रोगी के पास से अपने क्वेश्चन उसके ऊपर थोपने नहीं है। मरीज, रोगी जो भी हमें बताए वो सब कुछ हमें ले लेना है। इसीलिए हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हमारा जो अब तक का अनुभव रहा है, हम गुरुकुल के लोग हैं जो, वो केस टेकिंग की ज़्यादा हम लोग केस रिसीविंग को मानते हैं कि जो मरीज, जो दर्दी हमको सिम्टम दे, जो माहिती दे, जो परिचय दे, वो हमें ले लेना है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे से वैदिक वाक्य के साथ करने जा रहे हैं। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, ओम शांति 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 ही। इसका मतलब क्या होता है? हमें जड़ से चेतन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, ले चलो, ले चलो। जड़ से चेतन की ओर मतलब क्या? जड़ता का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है जड़ और चेतन के बीच का अंतर क्या है? यस, जड़ किसे बोलते हैं और चेतन किसे बोलते हैं? जड़ वो है जो निर्जीव है, चेतन वो है जो जीवित है, ठीक है। तो इसी और थोड़ा ज्यादा अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की ओर जाएं, वेद क्या है? हमारी पूरा, अगर आप जितनी भी भारतीय संस्कृति के वस्तुएं देखें तो सब फिलसूफी से, तत्वज्ञान से भरी हुई हैं। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको थोड़ा ज्यादा इंटरप्रेट किया जाए तो जड़ता हम किसे कहते हैं? ऑब्स्टिनेट, जो हम बहुत लेते हैं कैलकेरिया में, वो जड़ बोला जाता है। और वहां से हमें चेतन की ओर जाना है। हमें फ्लेक्सिबल होना है, हमें फिक्स नहीं रखना है। ये श्लोक लेने का हमारा तात्पर्य ही यही है कि हम क्या करते हैं, अपना केस का परफॉर्मा लेके बैठते हैं और पेशेंट को उस परफॉर्मा के अंदर फिट करने का प्रयास करते हैं। नहीं, हमें जड़ नहीं बने रहना है, हमें चेतन होना है। जड़त्व की ओर से चेतन की तरफ प्रयाण करना है। हमें जो अपने अंदर जो थॉट्स रखे हुए हैं, अपने माइंड के जो विचार हैं, अपनी जो धारणाएं हैं, अपने जो जजमेंट हैं, अपना जो चातुर्य है, उस सब को छोड़ के फ्लेक्सिबल होना है और जो भी मिले उसे स्वीकार्य करना है। चेतन वही है जो सब कुछ स्वीकार करता है। यही हमारा तात्पर्य है कि आज के इस श्लोक को रखने का, कि हमें जड़ से चेतन की ओर जाना है, हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना है, और वो हमें हनीमैन रूपी सूर्य ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, और हमें मृत्यु की ओर से अमरत्व की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है, परम लक्ष्य वही है, मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं
केस रिसीविंग। अब तक हमने क्या देखा कि हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य? रिस्टोर द हेल्थ। किस तरह से? रैपिड, जेंटल और परमानेंट। उसके लिए कौन कौन से नॉलेज चाहिए, और हम प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी हैं, और कौन कौन से दो कारण होते हैं कि एक्साइटिंग कॉज और मेन कॉज, यानी कि फंडामेंटल कॉज, उसके बारे में भी देखा। और सबसे ज्यादा लिखा अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, एपोरिज्म नंबर 6, कि हमें निष्पक्ष बनना है, कोई भी हमारे मन के अंदर धारणाएं न आने पाए, हम कोई भी जजमेंटल ना बन जाएं। और इस तरह की इतनी सारी क्वालिटियों के साथ बैठा हुआ आदमी, और जिसका उद्देश्य क्या है कि हमें हेल्थ को रिस्टोर करना है, तो वो किस तरह से रिस्टोर करेंगे? तो वो सिमिलिमम देके रिस्टोर करेंगे। तो सिमिलिमम कहां से मिलेगी? तो पेशेंट के जो भी सिम्टम हैं, उस सिम्टम के ऊपर से हमें जो भी अपनी ड्रग प्रूविंग के दौरान ड्रग्स मिली हैं, उनके सिम्टम से मैच करना है, और जो भी मैच हो वो ड्रग देनी है। तो जितने ज्यादा अच्छे पेशेंट के सिम्टम मिलेंगे, रोगी के हमें लक्षण मिलेंगे, उतनी ही सिमिलिमम दवाई मिलेगी। तो रोगी के लक्षण हमें कहां से मिलेंगे? तो केस टेकिंग में से मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, आप सबको पता है कितनी, तकरीबन 4000 से 5000 दवाइयां हैं। दवाइयां क्या है? हमारा शस्त्र है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे शस्त्र हैं, और आपको यह भी मालूम है कि कौन सी दवाई कब प्रयोग करनी है, कैसे प्रयोग करनी है, ये हमें ऑर्गेनन सिखाता है। लेकिन किस परिस्थिति में कौन सी दवाई प्रयोग करनी है, इसके लिए हमें परिस्थिति का जानकारी होना जरूरी है। सबने वो मूवी देखा होगा ना, कौन सा था वो, बाहुबली वाला, देखा है सबने? किस किस ने देखा है? ओके, बाहुबली का मूवी देखा है तो आपको वो सीन याद होगा कि जब वो दूसरे साम्राज्य वाले बाहुबली के ऊपर आक्रमण करते हैं, और तब जो बाहुबली के पिता होते हैं, वो भलाल देव के पिता, सॉरी, तो भलाल देव को सब अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, और बाहुबली को सब जो चीजें ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं वो देते हैं। और फिर भलाल देव वो पंखे वाला रथ लेकर निकलते हैं, याद कीजिए वो सीन, कि पंखे वाला रथ लेकर निकलते हैं, और वहां पे देखा तो दुश्मनों ने बाहुबली और भलाल देव के नागरिकों को ही आगे बांध के रखा हुआ है। पंखे वाला रथ है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास नक्सवामी का है, हमारे पास पंखे वाला रथ भी है, लेकिन अगर हमारे नागरिक ही वहां खड़े हुए हैं सामने, और अगर आप पंखे वाला रथ लेके जाते हैं, तो अपने नागरिक भी मौत के घाट उतरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि वहां पे कौन सा शस्त्र प्रयोग किया जाए। और आपने देखा कि बाहुबली ने क्या किया, तो उसने चैन फेंके, और अपने जो भी आदमी थे उनके पैरों में चैन आ गई, तो वो सब नीचे की ओर झुक गए, और जैसे ही वो झुके तब तीर चलाया और दुश्मनों को मार दिया। मतलब कि उसको परिस्थिति की जानकारी थी, और उसके मुताबिक उसने निर्णय लिया। तो परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे पंखे वाला रथ काम नहीं आएगा, यहाँ पे तो हमें चैन और तीर से काम चलाना है। तो वो परिस्थिति की जानकारी हमें केस टेकिंग के ऊपर से मिलेगी, कि यहाँ पे सल्फर देना है, नक्सवामिका देना है, चाहे सबाइना देना है, आर्सेनिक आल्ब देना है, क्या देना है। दवाइयां तो सब आती हैं, किस पोटेंसी में देना है वो भी आती है, लेकिन किस परिस्थिति के अंदर कौन सा दवाई यूज करना है, ये हमें परिस्थिति का जो है वो कहां से मिलेगा? केस टेकिंग के ऊपर से मिलेगा। नहीं तो हम सब बलाल देव बन जाएंगे और अपने ही लोगों को काट डालेंगे। ठीक है, ये पूर्व भूमिका थी। केस टेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए, चलिए देखते हैं केस टेकिंग। तो केस टेकिंग से ज्यादा हम लोग इसको शब्द प्रयोग करते हैं केस रिसीविंग। केस रिसीविंग का मतलब होता है जानकारी लेना। पेशेंट जो भी दे, रोगी जो भी जानकारी दे, वो जानकारी हमें ले लेनी है। हमें ना ही कोई अपना परफॉर्मा फिक्स रखना है, ना ही अपना कोई मेथड फिक्स रखना है। हम आगे बताएंगे आपको एक एक एपोरिज्म के अंदर कि हनीमैन कहाँ क्या कहना चाहते हैं, और उसका प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है। थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि 100 दिनों के भीतर हमें आपको हमारा जितना भी अनुभव है वो सब दे देना है। इसीलिए तो अगर आपको लगे कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। जितनी अच्छी जानकारी उतने अच्छे लक्षण मिलेंगे, जितने अच्छे लक्षण मिलेंगे उतनी ही नजदीक की दवाई मिलेगी, सिमिलिमम मिलेगी, और रोग के ठीक होने के उतने ही अच्छे अवसर मिलेंगे। तो चलिए केस रिसीविंग, हनीमैन कहां से शुरू करते हैं केस रिसीविंग? एपोरिज्म नंबर
1882 से। क्या कहते हैं हनीमैन? अल्दो बाय द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज as also by the discovery of the specific homeopathic remedies for the sora, medicine has advanced some step nearer to a knowledge of the nature of the majority of disease it has to cure. Yet for settling the indication in each case of chronic disease he is called on to cure. The duty of careful apprehension of its symptoms and characteristic is an indispensable for the homeopathic physician as it was before the discovery. As no real cure of this or other disease can take place without strict particular treatment, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन। हनीमैन क्या कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन के बगैर कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिसिटी फॉर सोरा, नो स्पेसिफिसिटी फॉर मायाजम, नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक डिसीज, नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक पैथोलॉजी, नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक मायाजम। हमको सिर्फ इतना पता नहीं लगाना लेना है कि इसमें सोरा है मतलब सल्फर दे दो या सोराइनम दे दो तो रोग ठीक हो जाएगा। तो दूसरी दवाइयों का काम ही क्या है? हनीमैन क्या कहते हैं? इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक रोगी और प्रत्येक रोग दूसरे रोगी और दूसरे रोग से अलग है, वो हमें समझना है। ये बेसिक होम्योपैथी है। ये बेसिक होम्योपैथी है। ईच केस ऑफ डिसीज, आपने पाइल्स के 25 केस कर दिए हैं, आपने पाइल्स के 100 केस क्योर किए हैं, आपने थायराइड के चाहे 500 केस क्योर किए हैं, चाहे कैंसर के 1000 केस क्योर किए हैं, लेकिन अगर आपके पास 1001वां केस आता है तो उसको आपको फिर से केस रिसीविंग करना है, आपको फिर से माहिती लेनी है और फिर से जिस तरह से पूरा प्रोसेस होता है उसी तरह से प्रोसेस करना है। ये हनीमैन एक ही एपोरिज्म के अंदर बताते हैं। एक एक एपोरिज्म के ऊपर एक एक घंटे का व्याख्यान ले सकते हैं, इतना गहन मतलब है इनका। लेकिन आपको समझ में आ जाए उस तरीके से ऊपर ऊपर से थोड़ा हिंट देते देते आप किस तरह से अपने क्लिनिक के अंदर केस टेकिंग केस रिसीविंग शुरू कर सकें, उसी के लिए ग्लिम्स दिए जा रहे हैं। जिसको भी स्लाइड नहीं दिख रही है वो रोहित सोलंकी के ऊपर पिन करे तो उनको स्लाइड दिखेंगी। Only that in this investigation some difference is to be made when the affection is an acute and rapidly developed disease and when it is a chronic one, seeing that in acute disease the chief symptoms strike us and become evident to the senses more quickly, and hence much less time is required for tracing the picture of the disease and much fewer questions are required to be asked. As almost everything is self-evident than in a chronic disease which has been gradually progressing of several years, in which the symptoms are much more difficult to be ascertained. हनीमैन क्या कहते हैं? चाहे आपका डिसीज एक्यूट है चाहे आपका डिसीज क्रॉनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मैंने गाइडलाइन दी है उसी तरह से आपको कार्य करना है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर डिसीज एक्यूट है तो अभी अभी शुरू हुआ है तो उसकी चीफ कंप्लेन में से ही जो भी उसको दर्द हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसमें से ही हम सिमिलिमम तक पहुंच सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हुआ है वो अभी हुआ है। अभी हुआ है मतलब मरीज को याद है, और याद है तो वो अच्छे से अपने आप बता देगा कि डॉक्टर साहब मुझे 2 दिन से सिर दर्द हो रहा है, इतना सिर दर्द हो रहा है, मत्था एकदम फटा जा रहा है, सुबह से शुरू होता है शाम तक रहता है, और धूप में जाता हूं ना तो बहुत बढ़ जाता है। कौन सा दवाई आएगा? तो एक्यूट डिसीज में क्या होता है कि चीफ कंप्लेन इटसेल्फ हमें ज्यादातर गाइड कर देती है। उसके बाद 2-4 लक्षणों के बारे में पूछा और दवाई क्लियर मिल जाएगी। लेकिन अगर क्रॉनिक डिसीज है तो वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो उसके जो भी लक्षण हैं वो मरीज को भी याद नहीं होंगे और उसमें हमें थोड़ा बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। क्या कहते हैं हनीमैन कि हमारे पास बहुत सी दवाइयां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जांच नहीं करनी है। हमारे पास स्पेसिफिक एंटी मायाज्मेटिक दवाइयां हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हर केस के अंदर मायाजम निकाल के उसको एंटी मायाज्मेटिक दवाई दे दो, नहीं।
ये हर एक मरीज की पूरी जांच होनी चाहिए। आपने एक डिसीज के 50, 100, 60, 1000 केस सॉल्व कर लिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको केस की जांच नहीं करनी है। समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोरिज्म नंबर 82 कि जब आपको लगे कि मैंने 1000 केस खुजान के देख लिए, अब तो मुझे पूरे केस टेकिंग की कोई आवश्यकता नहीं, एपोरिज्म नंबर 82 पढ़िए। जब आपके मन में सवाल आए कि रीनल स्टोन के लिए कौन सा मेडिसिन स्पेसिफिक होगा, एपोरिज्म नंबर 82 पढ़िए। जब भी आपको ऐसे लगे कि मैंने तो मायाजम ढूंढ लिया और मायाजम की मेडिसिन दे दी, अब दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है, और तब एपोरिज्म नंबर 82 पढ़िए। जब भी आपको 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन मिल गए और केस टेकिंग खत्म कर दिया और आपके पास समय है, फिर भी आपने उसको मरीज को 2 सिम्टम मिले और दवाई दे दिया, एपोरिज्म नंबर 82 पढ़िए। बार बार ऑर्गेनन को पढ़ना है। हम जो भी गलतियां करेंगे उन गलतियों का सब जवाब हनीमैन साहब ने ऑर्गेनन के अंदर लिख के दिया है। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप पहला केस ले रहे हैं, चाहे आप 1 लाख केस लेके 1,01वां केस लेने जा रहे हैं, प्रोसेस विल बी सेम। हर मरीज की पूरी जांच होनी चाहिए। जांच का मतलब क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से जांच होनी चाहिए। हनीमैन कहीं भी कंडेम नहीं कर रहे हैं कि आप ऑस्कल्टेशन मत करो, आप परकशन मत करो, आप पाल्पिटेशन मत करो। वो बोल रहे हैं कि पाल्पेशन करो, परकशन करो, ऑस्कल्टेशन करो। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, वो बोल रहे हैं कि जांच करो, हर तरीके से जांच करो। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें मशीनों की जांच नहीं करनी है, फिजिशियन को किस तरह से जांच करनी है, उसको लक्षण लेने हैं, क्योंकि होम्योपैथी लक्षण पे आधारित साइंस है। तो हर मरीज की पूरी जांच करो। हर रोगी में एक समान लक्षण मिलने कतई संभव नहीं है। अगर आपके पास 3 मरीज आए, तीनों को सिर दर्द है, एक बोलेगा मेरा सिर दर्द सुबह को बढ़ता है, दूसरा बोलेगा दोपहर को बढ़ता है, तीसरा बोलेगा शाम को बढ़ता है, चौथा बोलेगा रात को बढ़ता है। सिर दर्द ही है, लेकिन चारों का सिर दर्द अलग है। कोई बोलेगा हथौड़ा लग रहा है, ऐसा दुख रहा है, कोई बोलेगा भारीपन लग रहा है, कोई बोलेगा फटे जा रहा है, कोई बोलेगा बर्निंग हो रहा है। चारों का सिर दर्द अलग अलग है। हनीमैन वही कह रहे हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन करो, हर एक केस के अंदर जांच करो। पूरी जांच के बाद जो लक्षण मिलेंगे उसका एक पोर्ट्रेट बनाओ, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। एपोरिज्म नंबर 6 का छेल्ला शब्द, एपोरिज्म नंबर 6 में जो आखिर का शब्द लिखा है उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाओ, और पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज का डिसीज के सामने जो भी दवाई मैच हो वही उसकी सिमिलिमम है, वही उसको देनी चाहिए। तो यह है प्रायोगिक अनुसंधान एपोरिज्म नंबर 82 का। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कुछ ना समझ पाए हो ऐसा कुछ? कहीं पे भी अधूरा केस नहीं लेना है, सिर्फ मेंटल नहीं लेने हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं लेने हैं, सिर्फ पर्टिकुलर नहीं लेने हैं, सिर्फ पैथोलॉजिकल नहीं लेने हैं, पूरी जांच करनी है। हनीमैन साहब ये कहते हैं पूरी जांच करनी है। जिस तरह से रोग को कई लोग हैं, कहीं फिजिशियन हैं, कहीं चिकित्सक हैं, वो रोग को केवल भौतिक रोग समझते हैं, वो जितने कम सत्य है, वो जितना कम सत्य है या तो अर्ध सत्य है, उसी तरह से बहुत सारे फिजिशियन हैं जो रोग को केवल मानसिक समझते हैं, वो भी उतना ही अर्ध सत्य है, वो भी उतना ही कम सत्य है। हनीमैन साहब यहाँ पे कहते हैं पूरी जांच करो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से जांच करो। क्लियर? आज का व्याख्यान थोड़ा लंबा रहेगा। Aphorism number 83. This individualizing examination of a case of a disease for which I shall only give in this place general direction, of which the practitioner will bear in the mind only what is applicable for each individual case, demands of the physician nothing but freedom from prejudiceness and sound senses, attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. ठीक है? फिर से हनीमैन साहब यहां पे लेके आए हैं, क्या कहते हैं? इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द केस। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन को नहीं छोड़ना है। तो ये होम्योपैथी के लॉ हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि इंडिविजुअलाइज एग्जामिनेशन ऑफ द केस। और हनीमैन क्या कहते हैं? मैं जनरल डायरेक्शन दे रहा हूं,
जनरल डायरेक्शन का मतलब है को पर्टिकुलर नहीं है, केस टू केस इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन ये हमें दिमाग में रख के चलना है। इससे आगे भी जा सकते हैं, इससे इसके साथ भी चल सकते हैं, इसके पीछे भी चल सकते हैं, इसके साथ थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल है। केस रिसीविंग के दौरान हमारे दिमाग के अंदर ये रहना चाहिए। ये मतलब क्या, हनीमैन क्या बताते हैं, प्रत्येक रोग अलग अलग है, प्रत्येक रोगी अलग अलग है। यहां पर हनीमैन ने कुछ निर्देश दे रहे हैं, रोगी की परीक्षा करनी है, रोगी की परीक्षा करनी है, जिसमें हमें सब इंद्रियों का उपयोग करना है। होम्योपैथी इज अ सेंसोरिस फिनोमिना, बार बार हम कह रहे हैं कि होम्योपैथी सेंसरी फिनोमिना है। इसमें अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा हमें केस रिसीविंग करना है। अपनी एक इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रियां हमारी उसमें काम में लगनी चाहिए और दिमाग विश्लेषण में लगना चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। इसीलिए होम्योपैथी को सेंसरी फिनोमिना कहा जाता है। जो 5 इंद्रियों से परसेप्शन होता है उसी को हमें केस रिसीविंग के अंदर लेना है और वही लेना है, और विशुद्ध रूप से रोग की प्रकृति का अंकन करना है और निरपेक्ष रहना है। बार बार हनीमैन कहते जा रहे हैं अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। तो क्या है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर? इसके लिए हमारा पूरा एपोरिज्म नंबर 6 का व्याख्यान YouTube के ऊपर मौजूद है, आपको बार बार फिर से देख लेना है और प्रैक्टिस के अंदर याद रखना है। विशुद्ध रूप से रोग की प्रकृति का अंकन करना है। हनीमैन कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि रोग के नए नए नाम देना है, इतना बड़ा रोग हमने ट्रीट किया वो दिखाना है। वो बोलते हैं रोग की प्रकृति का अंकन करो, वो किस प्रकृति का रोग है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, बस वही लक्षण वाली दवाई उसको दो और अपना एपोरिज्म नंबर 1 को फुलफिल करो। निरपेक्ष रहना है, हमें कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ जजमेंट नहीं देना है। बाबा रे बाबा कैसा पेशेंट है, घटिया आदमी है, अच्छा आदमी है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये इसने गलत किया, ये उसने गलत किया, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नास्तिक है, ये तो धार्मिक है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। अपना कोई भी जजमेंट नहीं देना है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहें तो दृष्टा भाव से देखो, और अगर आपके अंदर यह दृष्टा भाव आ गया तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, दृष्टा भाव को मरीज को देखना है। एक बार आपने मरीज को दृष्टा भाव से देखा तो फिर आप अपने आप को भी दृष्टा भाव से देख पाएंगे और वहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। होम्योपैथी सिर्फ हमें रोग मुक्त होना नहीं सिखाती है, होम्योपैथी हमें मोक्ष की ओर भी ले जाती है। किस तरह से निरपेक्ष रहना है, हमें डरना नहीं है। कई दफा ऐसा होता है, इमरजेंसी आती है, मरीज कुछ शिकायतें लेकर आते हैं, ऐसा कुछ होता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हम खुद डर जाते हैं। नहीं विचलित होना है, नहीं डरना है। कई बार मरीज आएंगे, डॉक्टर साहब, उनके मरीज के जो रिलेटिव होंगे, दर्द रोगी के रिलेटिव होंगे, डॉक्टर साहब इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाला, गुजरात का एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा हूं, फिर भी इनको ठीक नहीं हो रहा है, और आपका तो थोड़ा छोटा सा क्लिनिक है, क्या आप ठीक कर पाएंगे? तो हमें विचलित नहीं हो जाना है, हमें अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होना है। हनीमैन यहाँ पे फिर से ओडे सपेरे को याद दिला रहे हैं, उसका भी हमारा व्याख्यान उपलब्ध है, फिर से देखिए यूट्यूब के ऊपर, कि कोई भी कुछ भी बोल दे, उनको हमारे सिद्धांतों में विश्वास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारे सिद्धांतों के अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा विचलित नहीं होनी चाहिए, हम अपने सिद्धांतों को जी के दिखाएंगे, ये जज्बा होना चाहिए। और अर्थलोभ की प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं देना है कि ये बहुत इनक्योरेबल डिसीज है, इसको क्योर कर दूंगा, फिर 5,000 रुपए कंसल्टिंग फी लूंगा, ये कर लूंगा, फिर 2,000 रुपए कंसल्टिंग फी लूंगा, ये तो गरीब मरीज है, इसका अच्छा करने के बाद मुझे बहुत रुपए नहीं मिलेंगे, तो मैं इसका पूरा केस नहीं लेता हूं, 2-3-4 सिम्टम के ऊपर से जो भी सुपरफिशियल मिला उसके ऊपर से दवाई दे देता हूं। ये इस मरीज का तो ये तो मुफ्त में दवाई लेने वाला है, तो इसका केस टेकिंग नहीं करना है, ऐसे ही दवा देना है। हनीमैन मना कर रहे हैं, फिर आपको कंडेम कर रहे हैं कि पूरे का पूरा केस टेकिंग तो होना ही मांगता है। इसीलिए वो बोलते हैं विशुद्ध भाव से शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक लक्षण लेने हैं। एपोरिज्म नंबर 83 ये कहता है, जब आपके मन के अंदर पैसे की बात आए, जब आपको अपने सिद्धांतों पे विश्वास ना रहे, जब आप किसी की बातों से डर जाएं, जब आपको कुछ मन में जजमेंट आ जाए, तब बार बार एपोरिज्म नंबर 83 को याद कीजिए, बार बार एपोरिज्म नंबर 83 को पढ़िए और अपने
आचरण में लाइए। क्लियर?